सुशील पंडित भी समझा देंगे कि एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में स्पेशल जो नेहरू ने बनाया वो कैसे बनाया, 370 कहाँ आया, कहानी। मेरा सवाल ये है, मुझे बस सवाल इसलिए उठा रहा हूं कि 370 नहीं तो हम भारतीय नहीं, 370 है तो हम भारतीय हैं। विलय पर ही सवाल उठा रहे हैं तो पाकिस्तान कहता है वो ये पाकिस्तान की भाषा है ताजिम भाई, कि पाकिस्तान कहता है कि 370 हटा दिया और इंस्ट्रूमेंट तोड़ दिया और कश्मीर भारत का नहीं है, कश्मीर हमारा है। ये पाकिस्तान कहता है, ये आपको नहीं कहना चाहिए। ये पाकिस्तान कहता है कि 370 नहीं तो 370 को गलत हटाए, कश्मीर भारत का नहीं। ये आपको नहीं कहना चाहिए सर। कंडीशन अप्लाई वाला इंडियन कभी भी नहीं होता है। सुशील पंडित क्या अलाउ करते हैं? नहीं सर, सुशील पंडित डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। नहीं, कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं है सर, कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं है। मैं एक्सपोज कर रहा हूं डबल स्टैंडर्ड को। अगर आप कहेंगे कि कश्मीर का भारत में विलय नाजायज, कश्मीर का भारत में विलय नाजायज, ये डबल स्टैंडर्ड है। जो मैं सवाल पूछ रहा हूं वो डबल स्टैंडर्ड है। देखें, कोई भारतीय ये कहेगा कि कश्मीर का भारत में विलय नाजायज, कोई भारतीय ये कहेगा ताजिम भाई? हिंदुस्तान के आईन ने जम्मू सुशील कश्मीर को पंडित, जो फिर मैं माजिद भाई आ रहा हूं, माजिद हैदरी आ रहा हूं। उन हकूक को बहाल कीजिए। चलिए ठीक है, सुशील पंडित अब आप बोलेंगे और फिर माजिद हैदरी आप बोलेंगे। पहले सुशील पंडित, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में जो हुकूक और आईनी अधिकार दिए गए थे वो छीन लिए गए हैं, इसलिए अब विलय अवैध हो गया है, विलय नाजायज हो गया है। सुशील पंडित। अमन जी, जो भारत की स्वतंत्रता में ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ वो एक एक्ट के माध्यम से हुआ जिसका नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। उसी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के प्रावधान में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक टेम्पलेट की तरह आया, जो एक ऑप्शन दिया गया था भारत के प्रिंसली स्टेट्स को कि वो किस डोमिनियन को चुनेंगे, पाकिस्तान को या भारत को। वो सारा जो टेम्पलेट था, फॉर्मेट था, बिना किसी फुल स्टॉप कामा की बदली के सभी रियासतों ने ठीक हूबहू फॉलो किया। ये इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत आया था, तब तक भारत का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था। और उस इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था, भारत की पार्लियामेंट ने पास नहीं किया था। ये एक इंटरिम मेजर था क्योंकि अभी भारत का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आया था। फिर भारत का संविधान बना। उस भारत के संविधान को बनाने में खुद शेख अब्दुल्ला और उनके 3 साथी वीर जुटे। उन्होंने 26 नवंबर 1949 को उस भारत के संविधान को हस्ताक्षर करके स्वीकार किया। उस स्वीकृत, उनके द्वारा स्वीकृत, यानी जम्मू कश्मीर के प्रतिनिधियों द्वारा स्वीकृत संविधान में अनुच्छेद 370 एक अस्थाई टेम्पररी प्रावधान के तहत था। जो टेम्पररी प्रावधान को निरस्त हो जाना चाहिए था वो निरस्त नहीं हुआ, बल्कि उसको और पुष्ट किया गया 35A के माध्यम से, जो 1954 में आया। और 1954 और 1950 जब भारत का संविधान आया, उसके बीच में 1952 का नेहरू शेख एग्रीमेंट, दिल्ली एग्रीमेंट आया। उस दिल्ली एग्रीमेंट के अंदर 370 से भी आगे बढ़कर प्रावधान दिए गए। कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा ये माना गया, कश्मीर का अपना झंडा होगा ये माना गया, कश्मीर का अपना प्रधानमंत्री होगा ये माना गया, कश्मीर पर सुप्रीम कोर्ट का दखल नहीं होगा ये माना गया, और कश्मीर में घुसने के लिए शेष भारत के नागरिकों को परमिट लेना पड़ेगा ये माना गया। ये 370 में कहीं नहीं था। और उसके बाद नागालैंड में तो आप आज भी परमिट लेके जा रहे हैं। कश्मीर को अपनी नागरिकता भी परिभाषित करने की आजादी, ऑटोनॉमी दी गई, जिसके तहत उन्होंने लाखों भारतीयों को बेदखल कर दिया। चुनाव लड़ने से, वोट देने से। वो केवल लोकसभा में वोट दे सकते थे, वो पंचायत में भी वोट नहीं दे सकते थे। बार-बार ये कहा जाता है, बार-बार ये नैरेटिव बना दिया गया कि 370 पुल है भारत और कश्मीर के बीच। 370 एक पुल की तरह है। 370 हटा, वो पुल हट गया। अब आप माजिद है, लेकिन वो तो टेम्परेरी था ना, वो तो हटना ही था आज नहीं तो कल। वो तो घिसते घिसते घिस जाएगा। ये तो खुद ही कहा था, घिसते घिसते घिस जाएगा, तो घिस गया। और अब कहना है कि कश्मीर का भारत में विलय ना जाए। माजिद हैदरी, मैं थोड़ा जज्बाती हो गया हूं। 370 का पुल गया भाड़ में।
नेहरू जैकेट पहन के जो आज सुधांशु जी ने नेहरू जी की टोपी उछाली है इस मंच पे, मैं इनसे एक विनती करूंगा सुधांशु भाई, आप एक बात सुन लीजिए। या तो आप लोग भाजपा वाले नेहरू जैकेट पहनना छोड़ दीजिए, या लेडी माउंटबेटन पर लिखी गई 2 नंबरी नॉवलें पढ़ना छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर नेहरू जी चाणक्य नीति के अंडर माउंटबेटन के परिवार के नजदीक नहीं जाते तो आज भी देश आजाद नहीं हुआ होता। उनने उनको दिखाया कि हम लोग लिबरल माइंडेड हैं, मॉडर्न माइंडेड हैं, तो अंग्रेजों ने हमारे को आजाद किया। अगर वो वहां पे गौरक्षा का विषय लेकर चले जाते ना तो आज भी हम लोग गुलाम होते फिरंगियों के। इसलिए कृपया थोड़ा आज आप जाके अपना सोचिएगा और अपने दिल में माफी मांगिएगा कि नेहरू जी मुझसे गलती हो गई, बस इतना मैं क्या बोल रहे हैं ये भाई? ऋषि सुना, अरे ये क्या बोल रहे हैं? मतलब आजादी खैरात में मिली, आजादी खैरात में दी उन्होंने, क्या बोल रहे हैं आप? तो अरे नेहरू जी नहीं होते तो आजादी नहीं मिलती। अभी तो कहां से मिलती? क्या क्या बोल रहे थे? किसके कहने पे आजादी देते ही नहीं मिलती आजादी? उनकी मुझे बताइए ना कैसे मिलती? गजब है भाई, उनकी इच्छा थी कि देना था। अरे अरे क्या बोल जाते हैं माजिद साहब? और मैंने टोपी नहीं उछाली, मैंने नेहरू के प्राइवेट सेक्रेटरी की किताब कोट की है, मैंने नेहरू का लेटर कोट किया। मैं जाना नहीं चाहता हूं पर्सनल मैटर में। पर डिस्कस की आपने 2 नंबरी नॉवल डिस्कस किया। 2 नंबरी नॉवल नहीं है साहब, नेहरू के प्राइवेट सेक्रेटरी की किताब है, नेहरू के हाथ का लिखा हुआ लेटर है। फर्जी बातें मत करिए माजिद हैदरी, हम 2 नंबरी फर्जी बातें मत करिए यहां बैठ के। अरे वो लिखवाई होंगी, वो मैं 2 नंबरी नॉवल, नेहरू के हाथ का लिखा हुआ लेटर है यार, बेकार की बात करते। और कंप्लीट वर्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू में छपा हुआ है, वॉल्यूम नंबर 2 में, कल आपको भेज दूंगा। फर्जी बातें मत करिए, मैं यहां नेहरू जी का चरित्र हनन चरित्र चित्रण करने के लिए नहीं बैठा हूं, मगर ऐसी झूठी बातों के ऊपर आकर इस ढंग से अहंकार में मत बोलिए माजिद हैदरी। नेहरू के हाथ का साइन किया हुआ लेटर, इस देश के संविधान और प्रधानमंत्री का ऑर्डर कीजिए। अरे प्रधानमंत्री नेहरू जी की देन आजादी होती अगर नेहरू जी नहीं होते। उन्होंने हमको दे दी, नेहरू जी के टुकड़ों पर पलाए दे दी नहीं, नेहरू जी के टुकड़ों पर पलाए देश, याद रखिएगा। अच्छा, नेहरू जी के टुकड़ों पर पलाए देश, नेहरू जी के टुकड़ों पर पलाए, नेहरू जी के टुकड़ों कैसे नहीं पड़ा है, कैसे नहीं पड़ा है? अरे भाखरा नंगल डैम नहीं बनाते नेहरू जी, नेहरू जी भाखरा नंगल डैम नहीं बनाते तो क्या होता? अरे अनाज कहां से आता? ये देश खाता कैसे, खाता कैसे? भाखरा नंगल डैम नहीं अगर बनाते नेहरू जी, विजन था उनके पास, आपके पास क्या है? केवल गौरक्षा का विषय है, हिंदू मुसलमान का विषय है, पाकिस्तान का विषय है। आपके पास विजन कहां है नेहरू जी का? बताइए ना मुझे, विजन में आपने किया क्या? जो देन है इस देश को नेहरू जी की, आपने क्या किया? आपकी सरकार ने क्या किया? 82 रुपीज डॉलर पहुंचा दिया। हाँ, हमारा लद्दाख का हिस्सा चाइना को खिलवा दिया, या हमें हिंदू मुसलमान के झगड़े में फंसा दिया। और आपने क्या किया? ठीक है, हो गया। बेरोजगारी कहां है मुझे बताइए ना, बेरोजगारी पे बात कीजिए। अब आप बेरोजगारी और महंगाई भी आ जाएगी, उस पर सवाल का जवाब नहीं देता, महंगाई बेरोजगारी पर आ जाएंगे। चलिए अब एक काम करते हैं, आपने बोल लिया मेरे ख्याल से, अब आप बीच में नहीं बोलेंगे। 200 रुपए की दाल, हाँ, पता है 1200 रुपए का गैस का सिलेंडर मिलता है। हाँ, माजिद हैदरी, 400 रुपए का मनमोहन जी बेचते थे। माजिद हैदरी इंडियन करेंसी की बात कर रहे हैं ना, इंडियन करेंसी, इंडियन। अभी तो कह रहे थे कि कश्मीर का भारत में विलय ही नाजायज है, अभी तो कह रहे थे ना कश्मीर का भारत में विलय ही नाजायज, और अब आपको इंडियन करेंसी याद आ रही है। इंडियन करेंसी की बात कर रहे हैं ना, बड़ी चिंता हो रही है इंडियन करेंसी 82-83। अभी तो कह रहे थे विलय ही नाजायज है। मैंने किसी नाजायज, ये कन्वीनियंस पासपोर्ट भी इंडियन है, करेंसी भी इंडियन है। मैंने लफ्ज नाजायज इस्तेमाल ही नहीं किया। नहीं तो महबूबा, नाजायज शब्द का प्रयोग ही नहीं किया। कश्मीर का भारत में विलय अवैध है। अच्छा, एक एक करके चलिए, अब एक मिनट आ रहा हूं, एक मिनट पहले सुधांशु त्रिवेदी नहीं सर, मैं गलत, मैं बाइट सुना दूंगा आपको, मैं बयान सुना दूंगा आपको। आप गलत नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मैं गलत नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा हूं तो महबूबा मुफ्ती का मैं बयान सुनाऊंगा, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी के खत्म करने के बाद बीच में कोई नहीं बोलेगा, सब एक एक करके बोलेंगे, ऑडियंस सबका बंद रहेगा। ठीक है सर, सिर्फ नेहरू जी आज हैं, आज वो अपने पूर्वजों को नेहरू जी, सुधांशु त्रिवेदी एक मिनट, ठीक सर, ठीक सर, तो इसलिए पढ़नी चाहिए किताबें पढ़नी चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी, सबका ऑडियो बंद, सुधांशु त्रिवेदी पे सुशील पंडित। चलिए एक एक करके प्लीज, एक एक करके प्लीज। माजिद हैदरी जी, मैं व्यक्तिगत टीका टिप्पणी अवॉइड करता हूं, और आप अकारण मेरे ऊपर इस ढंग से व्यक्तिगत टीका टिप्पणी किए, इसलिए मुझे बोलना पड़ा। अन्यथा मैं व्यक्तिगत उनके चरित्र हनन चरित्र चित्रण में नहीं पढ़ना चाहता था। चरित्र तो ऐसा लिखा हुआ है कि पढ़ के आपके होश फाकते हो जाएंगे। खैर, अब आपने कहा कि हिंदू मुसलमान में हम लड़ा रहे हैं, चलिए नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़िए, उसमें वो चैप्टर जाके पढ़िएगा जिसमें हिंदू को डिफाइन किया है। और ना पता हो तो बता दूं, शायद पेज नंबर 75 के आसपास है, जाके पढ़ लेना माजिद हैदरी। उसमें उन्होंने लिखा है हिंदू शब्द 9वीं 10वीं शताब्दी के आसपास ज्यादा प्रयोग होने लगा, जो पूरे भारत में रहने वाले लोगों की जीवन पद्धति और विश्वास के ऊपर के लिए प्रयोग होता था। इसके अतिरिक्त किसी अन्य अर्थ, सांप्रदायिक जैसे अर्थ में प्रयोग करना बिल्कुल गलत और बेमानी है।
और तुम यहां बैठकर हिंदू मुसलमान बोल रहे हो। भैया नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जो हिंदू की डेफिनेशन लिखी है उससे भी किनारा, फिर कभी बैठ के कहते हो कौन फर्जी कौन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। मेरे भाई पढ़ के आइए तब इस ढंग की टीका टिप्पणी किया करिए, ऐसे अर्जी फर्जी ढंग से मत बोला करिए। मेरा केवल यह कहना था, हमें कोई उनकी निजी लाइफ में नहीं जाना, निजी लाइफ के बारे में सारी चीजें हम राजनीतिक विषय तक सीमित रखना चाहते हैं। नेहरू का विजन यह था कि आधा कश्मीर गया, आधा पंजाब गया, आधा बंगाल गया और चीन के हाथों मानसरोवर का वह ऊंचा भाल गया। नेहरू का विजन यह था कि हम सुलह की शक्ल को संवारते रहे और जीतने के बाद बाजी हारते रहे। यह था नेहरू का विजन, जिसकी वजह से आज नेहरू का विजन यह था कि तिब्बत हमारा पड़ोसी था, चीन से हमारी सीमा ही नहीं लगती थी। वो तो नेहरू की वजह से बांडुंग कॉन्फ्रेंस में तिब्बत चीन का हो गया, जो कोई मानने को तैयार नहीं था। इसलिए माजिद हैदरी साहब, आज भी हमारी फोर्स का नाम है इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, मगर पहले चीन हमारा पड़ोसी हुआ, फिर अक्साई चीन में भी आ गया। बहुत विजन देखा है, बहुत कुछ देखा। हां, उन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए थे, एम्स बनाया था, डैम बनवाए थे, IITs बनाए, मगर जो फेल्योर है उसको भी मानना पड़ेगा।